Bismillahirrahmanirrahim. So it is day 8, part 2, and January 8, 2023. Okay, so इन इस लेक्चर के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल डील की है पार्ट 1 के अंदर। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके बाद फिर सैमल्टेनस इक्वेशंस, या जिनको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ऐसा सैमल्टेनस में हम दो देखेंगे ना वहाँ पे। सैमल्टेनस में एक तो लीनियर और नॉन लीनियर लेंगे और एक लीनियर, दोनों लीनियर लेंगे। सही है, तो ये हम डिस्कस करते हैं फिर। अच्छा, ये मैंने नोट्स दिए थे, इंटरनेट पे पढ़े थे लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। कि मैंने कहा वहाँ से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो बस वहाँ से थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर जहाँ ज़रूरत पड़ी तो हम खुद भी लिखेंगे। सही है, लेट्स टेक द आइडिया ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जी, सबसे पहले तो लीनियर फंक्शन क्या होता है। वैसे फंक्शन और रिलेशंस हम देखेंगे बाकी कमिंग लेक्चर्स में, लेकिन अभी के लिए चूंकि हमें लीनियर इक्वेशन डिस्कस करनी है इसलिए हमें लीनियर फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन जो होता है वो इस फॉर्म का होता है: y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी, वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। वो कि हमें ऑलरेडी पता है कि एक्स वाई वेरिएबल है, एंड ए एंड बी आर पैरामीटर्स, या जिनको हम कांस्टेंट कहते हैं। हेंस लीनियर फंक्शन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन व्हेन ग्राफ्ड ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, जब भी हम लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन को या लीनियर लाइन को हम प्लॉट करते हैं ना, वो एक जो है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। ओके, ये इस तरह की एक जो है उनका ग्राफ एक लाइन बनेगा। सही है, तो दो किस्म के वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, एक होता है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो एक्स है इनको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई जो है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वाई इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल and its value depends on the value of independent variable. The variable on the right hand side x is called the independent variable. जो x है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी वैल्यू हम जैसे पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू हमें मिलती जाएंगे। आप ग्राफ पे देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ये होता है x का वैल्यू। अब x का वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो वर्टिकली जो होते हैं ये वर्टिकली होते हैं y के वैल्यूज, तो ये पूरा हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो x के वैल्यू इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मर्जी से उठाएंगे, लेकिन y की वैल्यू डिपेंड करेंगे x के वैल्यूज पे। तो x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल गिवन दी टू वेरिएबल्स, नंबर ऑफ डेज ऑफ रेन पर मंथ एंड नंबर ऑफ अम्ब्रेला सेल्स। अगर ये मिसाल के तौर पे कह रहा है, हम आपको दो वेरिएबल देते हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ रेन पर मंथ, यानी मंथ के अंदर रेन कितने दिन हो रही है। इनमें भी दो वेरिएबल्स हैं, एक नंबर ऑफ डेज है, दूसरा मंथ है, और इसके नंबर ऑफ अम्ब्रेला नहीं, एक है हमारा नंबर ऑफ सेल्स ऑफ रेन पर मंथ, नंबर ऑफ डेज ऑफ रेन पर मंथ, एंड दूसरा है नंबर ऑफ अम्ब्रेला सेल्स। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ डेज ऑफ रेन वुड बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, और वेयर इज द नंबर ऑफ अम्ब्रेला सेल्स वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। This is because the number of umbrella cells will likely depend on how much it has rained rather than the other way around. यानी जितनी बारिश होगी, जितने दिन ज़्यादा बारिश होगी तो उतनी लोग जो है अम्ब्रेला खरीद करेंगे। तो दैट वाज लाइक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का थोड़ा बहुत उन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया हुआ है। सो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एसटीएसटी के अंदर जहाँ फाउंडेशन की टेस्ट में इतना
ज़्यादा आपके कंसेप्ट चेक नहीं करते ना, मोस्टली आपकी कंप्यूटेशनल चीज़ें चेक करेंगे कि आपको क्या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आ रही है, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको डील करना आ रहे हैं, तो मोस्टली वो चेक करते हैं। बाकी डिटेल में चीज़ें आप पढ़ोगे। तो ये लीनियर बस वो थी, उनका पावर देखो 1 था। और अब है क्वाड्रेटिक फंक्शन, और इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें फिर भी ठीक है ये, क्योंकि हम तो इक्वेशन को डील करेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तो क्वाड्रेटिक क्योंकि इनका डिग्री 2 है, इस वजह से हम इनको क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। और एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल हैं, और ए बी कोई ना कोई पैरामीटर्स आर कांस्टेंट्स है। The important thing to note about quadratic function is the presence of a squared variable, यानी इसके अंदर ये स्क्वायर्ड वेरिएबल, इस वजह से हम इनको क्वाड्रेटिक कहते हैं। और हमने इन तरह की कुछ प्रॉब्लम्स अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व की है पार्ट 1 के अंदर, उसमें जिसमें हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला लगाई, या उनके अलावा जो है हमने उनको जो है मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह करके हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऑलरेडी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने ऑलरेडी डील की हुई है। इनका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला होता है। सही है, इस तरह का ग्राफ बनता है इनका। When the coefficient of a square term is positive, the parabola will be U-shaped like above. अगर ये इसकी बात कर रही है, ये वाला जो कोफिशिएंट है, अगर ये ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा ना, यू शेप्ड। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो पैराबोला इस तरह से होगा, डाउनवर्ड शेप होगा उनका। सही है, और अगर पॉजिटिव होगा तो इनका अपवर्ड शेप होगा। सही है। When the coefficient of a square term is negative, the parabola will be upside down. Okay, down होगी। One way to remember this more easily is that a positive coefficient results in a smiley face, whereas a negative coefficient results in a frowny face. Okay, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें? सही है। तो लीनियर इक्वेशन तो हमने सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स देख लिए थे वन वेरिएबल के अंदर। अब इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच मेक्स द इक्वेशन इक्वल टू। अच्छा, जो रूट्स होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसका ये मतलब होता है कि जब हम वो वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दे आल्सो रिप्रेजेंट द टू प्लेसेस ऑन द फंक्शन दैट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। और दूसरा ये कि एक्स के वो वैल्यूज जहाँ पे वो जो पैराबोला थी वो एक्स एक्स को टच करे तो उनको रूट्स कहते हैं। जब भी बात आएगी ना सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस वी हैव टू फाइंड इट्स रूट्स। फॉर एग्जांपल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है ये वाली। इनका पहला स्टेप ये है कि आप फैक्टराइज करो इनको। Recall that above quadratic function can be factorized by finding the two values which add to 12 and multiply to get 32। अब ऐसे दो वैल्यूज मिडिल टर्म ब्रेक में जिनको ऐड करूं तो 12 आए, और मल्टीप्लाई करूं तो 32 आए। याद हो हमने इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स पहले भी करके आए हैं मिडिल टर्म ब्रेक, इनके पहले फैक्टर्स निकालो। ये फैक्टर्स हैं इनके, और इनमें देखो +1 है, ये +32 है, तो हमारे पास है प्लस का 32। फैक्टर्स हैं 2 2 2, 5 मरतबा 2 है। अब चूंकि प्लस है तो हम यहाँ दोनों टर्म्स प्लस के ले सकते हैं, माइनस के, लेकिन यहाँ पे प्लस के तो दोनों टर्म प्लस के लेंगे। कौन कौन से लेने पड़ेंगे? 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। तो यहाँ ये 8 हो गया और ये 4 हो गया, तो इट्स ऑब्वियस कि एक 8 होगा, दूसरा 4 होगा। सही है। तो आई थिंक यू नो कि वी कैन राइट इट लाइक एक्स स्क्वायर 8x और 4x और +32। और आप कहेंगे इस तरह के प्रॉब्लम हमने भी किए हैं, इसमें एक्स कॉमन है तो एक में निकलेगा x+8, उनमें 4 कॉमन है तो ये होगा 30। 32 में से 4 अगर कॉमन निकालूं तो कितना आएगा आंसर? 8। तो ये होगा y(x+8) और x+4। तो ये दो जो है इनके वेक्टर्स निकाले हमने। ये देखो उन्होंने भी यही निकाले हैं डायरेक्ट, लेकिन हमने अपने मिडिल टर्म ब्रेक के तरीके से किए हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिए हैं।
और फिर क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनको करेंगे जीरो की इक्वल। हम इनको क्या करेंगे, यानी ये जो फैक्टर्स निकले हैं हम इनको करेंगे इक्वल टू जीरो। तो x+4 और x+8 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, जब दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट जीरो हो ना, उसका मतलब ये होता है, या तो ये वाली चीज देखो, दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो कब आती है, फॉर एग्जाम्पल एक जीरो है एक फाइव है, तब भी उनकी प्रोडक्ट जीरो आएगी। और अगर दूसरे वाला जीरो हो फिर भी प्रोडक्ट जीरो आएगी। अगर दोनों नंबर जीरो हो फिर भी प्रोडक्ट जीरो आती है। तो ये केस होती है कि या तो पहला नंबर जीरो होता है, या दूसरा नंबर जीरो होता है, या दोनों जीरो हो सकते हैं। जब इनको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -4। और जब उनको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा -8। सही। तो ये इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या निकले हैं, -4 और -8। इस रूट्स का मतलब जब हम पुट करेंगे इक्वेशन में तो जवाब आएगा जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है मिडिल टर्म ब्रेकर। लेकिन अक्सर ये होता है कि कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके फैक्टर्स नहीं निकलती ना मिडिल टर्म ब्रेक, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह से, तो हम उनको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। A quadratic equation can be used to find the roots of a quadratic function. It's particularly useful when the uh, roots are not integers and factorize will be difficult. अच्छा, ये अगर इस तरह की इक्वेशन हो तो ये इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही है, इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। की डेरिवेशन है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन हम अब डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये याद रखें कि यहाँ पे ए बी सी इनके कोफिशिएंट्स होते हैं, और इसमें जब पुट करेंगे तो एक्स के वैल्यूज आ जाएंगे। सही है। तो और ए बी सी कोएफिशिएंट्स हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द टर्म अंडर द स्क्वायर। अच्छा, ये जो टर्म है ना ये वाला, इसको हम कहते हैं दैट्स अ डिस्क्रिमिनेंट, और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे। तो हम कहते हैं ये क्या हो, नॉन नेगेटिव। अच्छा, ये आज की ये जो अभी की मैं चीज़ें कर रहा हूँ, दे मे बी समहाउ कॉम्प्लिकेटेड, बट नो नीड टू गो इन डिटेल से, जस्ट सिर्फ आइडिया लेना है। बाकी हम करते हैं इनको। फॉर एग्जांपल ये वाली वो प्रॉब्लम थी जिनका हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया। लेकिन अगर हम फार्मूला याद है तो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे देखो ए की जगह क्या करूँगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो ए की जगह 1 आएगा, बी की जगह 12 आएगा, और सी की जगह 32। आपको क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है ए बी सी, और इधर पुट करना है। बी की जगह 12 पुट किया मैंने, और बी की जगह 12 उसकी स्क्वायर -4, और ए की जगह 1, और बी सी की जगह 32 पुट किया, 2, और ए की जगह 1 पुट किया। -12 सेम रहा, 12 की स्क्वायर बनती है 144, और 4 को जब आप 32 से करते हो तो 4 टू जार 8, 3 4 जार 12, ये 144 और -128, ये बराबर बनता है 16। तो इन्होंने इन पूरे का आंसर लिखा है 16। और अब हमें पता है कि ये -12 है, ये +-16 का होता है 4, और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 आप इनको अलग दो, 2 इनको अलग दो, तो इन पे आएगा तो -6, और प्लस माइनस इस पे जब टेबल लगाओगे तो ये बनेगा 2। तो दो चीज़ें बनी, एक बनेगा क्या, प्लस का, यानी आप एक में प्लस ले लो 6 और 2 8, दूसरे में क्या लो, माइनस लो 6 -2, तो ये क्या बनेगा 4। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए भी इनकी रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक दो प्रॉब्लम में इसे आपको क्वाड्रेटिक का करके दिखाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इंसर्ट पेज में कर देता हूँ, एक ही पेज अभी, चलो करते हैं इसमें इंसर्ट। सही है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक एग्जांपल किसका, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। हमें कहा गया है कि आप उनको सॉल्व करो, x² 5x -6। अगर आपको याद हो ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी किया हुआ है किसमें, मिल्टन ब्रेक की फार्मूला से, मिल्टन ब्रेक की टेक्निक से, लेकिन मैं इनको सॉल्व करना चाहता हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है आपको याद रखना है आपको। सही। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपने याद रख ली तो आप इनसे सही है। सबसे पहले मैं लिखूं क्वाड्रेटिक फार्मूला इज
क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या किस तरह से होती है, एक्स माइनस बी और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ए बी सी क्या है। तो आप मुझे बताओ ए क्या है, यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ना एक्स स्क्वायर का, उनको ए कहते हैं, वो यहाँ पे 1 है। और जो एक्स का कोफिशिएंट है उनको बी कहते हैं, और जो कांस्टेंट है उनको हम सी कहते हैं। तो बस ये इसमें पुट करो इक्वेशन के अंदर। बी की जगह 5 पुट करोगे, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह माइनस 6। सही है। और ये क्या बनेगा, 2, और ए की जगह पुट करोगे 1। ये होगा एक्स माइनस 5 प्लस माइनस 5 की स्क्वायर क्या बनती है, 25। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 6 24, और अपान में क्या बनेगा, ये 2 बनेगा। तो ये होगा एक्स, और ये -5 प्लस माइनस 25, और 24 क्या बनता है, ये बनता है 49, और ये है क्या, 2। तो ये क्या बनेगा, -5 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर निकलता है 7, और ये 2। तो इनके दो रूट्स बनेगी। एक होगा -5 प्लस 7/2, दूसरा क्या बनेगा, -5 -7/2। तो -5, चलो इधर भी भले लिखो एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल, एक्स का एक वैल्यू ये, एक ये। तो बीच में लाइन भी दे दो भाई भले, ताकि अलग का पता चले। तो -5 प्लस 7 का आंसर होगा 2/2। 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1, और -5 माइनस इसका होता है 6, और उनको 2 से करो तो -3। तो एक वैल्यू आ गया 1, और दूसरा वैल्यू आ गया -3। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मतलब आपके पास तीन तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो लिखूं समराइज करके, तो भाई आपके पास तीन तरीके हैं। चलो मैं आखिर में लिखता हूँ ना इनको। जब भी पेपर में कहीं पे भी आए तो आपके पास तीन है, और एक है उसमें से कि हो सकता है वो डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर पे सॉल्व हो, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला वो उस पर अप्लाई हो रहा हो। जैसे अभी हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे पार्ट 1 में, मिसाल के तौर पे डायरेक्ट ये फार्मूला लगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी, हो सकता है ये वाला प्लस वाला लगे, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है, मिडिल टर्म ब्रेक, मिडिल टर्म ब्रेक। आप ये कर सकते हो क्या, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर उस पर लग सकता है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। और चौथी चीज जो भी हमने की, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर, मिडिल टर्म, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाले आसान होते हैं। ये कुछ केसेस में आते हैं जब जिस पे ये तीनों चीजें ना लगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो सबके लिए वर्क करता है। इन तीनों के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भाई हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वर्क करेगा। लेकिन इन जनरल ये वाले जो है मोस्टली प्रॉब्लम आती है। अगर आ भी जाए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके जहन में हो और उनको अप्लाई करना भी आपको आ रहा हो, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब हम करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन का आइडिया भी आ गया, क्वाड्रेटिक का भी। अब हम करते हैं साइमल्टेनियस। लेकिन साइमल्टेनियस में भी हम पहले करते हैं, अगर आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो तो हम उनको कैसे सॉल्व करें। इसके मैं 2 3 पेजेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन पे कुछ प्रॉब्लम्स करनी है। चलो मैं इनमें हम्म, 2 करता हूँ, अभी जरूरत पड़ी तो 3 कर देंगे। सही है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन। सही है। और यस, हम अभी हम कर रहे हैं प्रॉब्लम किस पे, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस।
इन टू अननोन्स या टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स सही है। उनका हम एग्जांपल करते हैं अभी, अगर दो उसमें हो तो, जब दो लीनियर इक्वेशंस हो, सही है। और मिसाल के तौर पे आपको ये कहा गया है सॉल्व द साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अच्छा, इनको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन है आपके पास 2x + 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x - 4y इज इक्वल टू 2। आपको कहा गया है कि इनको सॉल्व करो, सही है। तो इनके जो है ना दो मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सही है। जस्ट इनके सॉल्व लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन। तो अभी हम करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, हम्म सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे कि भाई आप किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो। इनको फॉर एग्जाम्पल हमने कर दिया इक्वेशन 1, इनको मैंने कर दिया इक्वेशन 2। तो मैं ये लिखूंगा फ्रॉम, चलो किसी भी एक से आप एक्स का वैल्यू निकालो, सही है। मैं निकालता हूँ 1 से एक्स का वैल्यू। एक्स का निकालो, वाई का मर्जी है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करो। तो अगर मैं इनमें से एक्स का वैल्यू निकालूं तो 3y इधर पॉजिटिव का है, उधर जाएगा तो माइनस का 3y बनेगा। और 2 इधर मल्टीप्लाई का है, उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा 2। इनको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 3, सही है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी यहाँ से, अच्छा आप 1 से ना y का वैल्यू भी निकाल सकते थे। और जरूरी नहीं है 1 से, आप 2 से x का वैल्यू निकालते, 2 से y का वैल्यू निकालते, आपके पास चार ऑप्शन है जो जो आपका दिल करे आप वहां से वैल्यू उठाएं, सब्स्टिट्यूशन में निकालें और दूसरे में पुट करना है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ये वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन टू। अच्छा, जिस इक्वेशन से निकाला है उसमें वापस पुट नहीं कर सकते, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो वो है 3x - 4y इज इक्वल टू 2। मैं यहाँ रखूंगा 3, एक्स की जगह मैं ये रिप्लेस कर दूंगा, और इनको मैं क्या करूंगा, -4y इज इक्वल टू 2। -4y इज इक्वल टू 2, सही है। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 71, और 9y अपान में 2, इनके अपान में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो अब ये किस फॉर्म में बन गई, वो अभी जो हम लीनियर इक्वेशंस करके आए, वन वेरिएबल बन गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे भी कुछ 1 है। तो हम क्या करेंगे, इनकी एलसीएम निकालेंगे, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी एलसीएम क्या है, 2 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सबको, सारे टर्म्स। 2 से मैंने इनको भी मल्टीप्लाई किया, 2 से मैंने इनको भी मल्टीप्लाई किया, 2 से मैंने इनको भी मल्टीप्लाई किया, तो ये तो खत्म हो जाएंगे। ये बनेगा 21 - 9y, और ये बनेगा 8y, और ये होगा 4, सही है। अब देखो 9 और 18 का वैल्यू बनता है -17, सही है। 17y, और 21 उधर जाएगा तो किसका बनेगा, -21, सही है। तो ये बना -17y, ये भी बनेगा माइनस का 17। जब 4 में से 20 बन जाए तो क्या आंसर बनता है, -17, सही है। तो ये क्या बनेगा, -17 डिवाइडेड बाय -17, 17 70 में चला जाएगा तो y का वैल्यू आएगा 1। तो y का वैल्यू आ गया क्या, 1।
y का वैल्यू आ गया 1। अब ये पुट करो, ये y का वैल्यू क्या आ गया 1। आप क्या करो, ये पुट करो किसके अंदर, n3। ये जो आपने बनाई थी ना, अब इसमें पुट करना है। ये वाली जो आपने बनाई थी, इसमें y की जगह 1 पुट करो तो आपको, 3 में पुट करो 1 तो आपको पता चल जाएगा x का वैल्यू। तो x इज इक्वल बनेगा 7 - 3। y की जगह 1 रखेंगे, डिवाइडेड बाय था 2। तो ये 7 - 3 डिवाइडेड बाय 2। 7 में से 3 जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बनेगा 2। तो x का वैल्यू आ गया 2। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू है 1। और हमने ये सॉल्व किया थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड ना। एलिमिनेशन मेथड के अंदर आपको ये करना होता है कि आपको कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। सही है, आपको क्या करने पड़ते हैं, कोफिशिएंट्स सेम करने पड़ते हैं और फिर उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ता है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड के अंदर जो है, पहले आप लिखें वो इक्वेशन कौन सी थी, 2x 3y इज इक्वल टू 7। और ये था 3x - 4y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। अब एलिमिनेशन के अंदर ये है कि आपको कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा और फिर उनको 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि एक वेरिएबल खत्म हो जाए। अब देखो, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 4 है, मुझे इनका कोफिशिएंट सेम करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेम करने के लिए आसान तरीका है कि इसके कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ, तो वो सेम हो जाएंगे। किसे, मिसाल के तौर पे इस पूरी इक्वेशन को मैं कर दूं 4 से मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को 3 से। क्यों, इसका कोफिशिएंट 4 है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका कोफिशिएंट 12 हो जाएगा। और ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा इनका भी 12, और एक प्लस एक नेगेटिव एक खत्म कर दूंगा तो ये चला जाएगा। अच्छा, अगर साइन सेम होती तो फिर एक के साथ नेगेटिव में दे देता ताकि आसानी हो जाती। मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा 8x और 12y और 28, 4 7 28। इनको करो तो ये 9x और 12y और 6। अब क्या करो, इन दोनों को करो आपस में 8। सही है, 8 करोगे तो क्या बनेगा, ये तो खत्म। 9 और 18 17x और 6 और 28, ये बनेगा 34। अच्छा, 17 जब उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, टू टू मरतबा टेबल जाती है उनके ऊपर। ये एक है, ये 2 मरतबा, तो एक्स का क्या वैल्यू आया 2। एक्स का वैल्यू आ गया 2। एक्स का वैल्यू आया 2। तो सो अगेन एक्स का वैल्यू 2, हाँ। अब एक्स का वैल्यू 2 आ गया ना, अब ये क्या करो, पुट करो किसी भी इक्वेशन के अंदर। ये पुट करो एक्स का वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 1 में कर देता हूँ। ये वाली जो इक्वेशन थी पहले, मतलब मल्टीप्लाई करने से पहले, मैं 1 में अगर पुट करूँ एक्स की जगह 2, तो 2 × 2 + 3y = 7। ये होगा 2 × 2 + 3y = 7। तो ये बनेगा 4 3y और ये बनेगा 7। सही है, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 3y ये बनेगा 3, और y उधर डिवाइड करेगा तो 3 ÷ 3, ये y का वैल्यू आएगा 1। सो x का वैल्यू 2 था और y का वैल्यू 1। तो देखो, हमने इस मेथड से भी वैल्यू वही निकाला जो कि सब्स्टिट्यूशन से आ रहा था। अब इनको हम ग्राफ के ऊपर देखते हैं कि अगर दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो तो उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। सो लेट्स सी दी ग्राफ्स, ओके। इनके ग्राफ को ड्रा करते हैं। अच्छा, तो हमने देखा कि अगर हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हो साइमल्टेनियस, या सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस हो, तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन हो तो वो उनका ग्राफ होता है लीनियर लाइन, हमने शुरू में देखा।
अगर दो जो है लीनियर इक्वेशंस हो, उनके सॉल्यूशन हो, तो व्हाट डज दैट सॉल्यूशन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली। तो हम तीन पॉसिबिलिटीज देखते हैं जिसमें दो लाइंस सॉल्यूशन, जैसे पहले ये वाली केस लेते हैं, इनको ग्राफ में ड्रा करके चेक करते हैं कि जो है इन दोनों का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नोट करना इक्वेशंस। 2x+3y इज इक्वल टू 7, 3x-4y इज इक्वल टू 2। अब हमने इनको डेस्मोस एक सॉफ्टवेयर है, उनके ऊपर जब मैंने इनको प्लॉट किया, ये देखो 2x+3y इज इक्वल टू 7, 3x-2y इज इक्वल टू 2। तो जब मैंने ये लाइन रेड वाली है पहली इक्वेशन की, ये लाइन दूसरी इक्वेशन की है, जब ये इंटरसेक्ट कर रही है 2.1 पे, और अगर आप देखिए हमने भी ऊपर सॉल्यूशन निकाला था 2.1। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये वाला, तो पहला वैल्यू x का है, दूसरा y का। तो ये है सिंगल सॉल्यूशन ना, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस हैं, उनका सॉल्यूशन एक ही मिल रहा है 2,1। तो ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सही है ना। ये देखो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में हमें मिला सिंगल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन, सही है। और दूसरी ये केस हो सकती है कि फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन मैंने ली है 2x+3y इज इक्वल टू 3, और इनको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4x और ये 6y। लेकिन ये मैंने एज अ कोई नंबर रखा ना, मतलब वैसे इनको 3 से करते तो ये 6 आता, लेकिन मैंने वो नहीं लिखा, मैंने कोई और नंबर लिखा। तो इस केस में जब आप इनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या एलिमिनेशन से सॉल्व करो, ये वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, एक्स और वाई, ये खत्म मतलब नहीं हो सकते सॉल्व, एक्स वाई बचेगा ही नहीं। तो इस केस में वी हैव नो सॉल्यूशन। और लाइंस देखो पैरेलल है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, अगर आपस में मिलेंगी ही ना तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है सिंगलटन, जो कि हम मैंने ऊपर वाली केस आपको दिखाई, जैसे हमने एग्जांपल पे सॉल्व किया। दूसरी ये केस आ सकती है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इनको आप अगर एमसीक्यू टाइप में आ जाए तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इनको मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये बना, लेकिन ये कांस्टेंट सेम नहीं है, तो हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन बनेगी। तीसरा ये है कि ये कोई इक्वेशन थी, मैंने इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इससे तो 2, 4x इससे तो 6y इससे तो 6, यानी एग्जैक्टली इस इक्वेशन को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एक लाइन ऑलरेडी ये ब्लू वाली थी, और ये जो रेड है ना, रेड, ये पता है क्या करेगी। ये आपको इधर नजर नहीं आ रही क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो एक्चुअली ये इनके ऊपर ही होगी, ये रेड वाली लाइन भी अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं इनको इधर लाइन ड्रा करूँ, सही है, तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये भी बिल्कुल इनके ऊपर ही होगी, सही है, यानी ये रेड वाली लाइन भी इसके ऊपर ही होगी बिल्कुल, ये जैसे ब्लू है ना, इनके ऊपर ही रेड वाली लाइन, यानी ओवरलैप करेगी। जब एक इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल हो तो उनके मेनी सॉल्यूशंस हैं, हम इनको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ओके। तब जब लाइंस आपस में ओवरलैप करें। तो ये था जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में थोड़ा बहुत, कि हम उनको एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं, जो है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन और ग्राफिकली उनके तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो सिंगल सॉल्यूशन मिले, दूसरा ये कि सॉल्यूशन कोई ना मिले, और एक मैनी सॉल्यूशन मिले। और मैंने आपको टेक्निक बता दी कि मैनी सॉल्यूशन का मतलब एक इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल है, सिंगल का मतलब उनके सॉल्यूशन बस मिल सकते हैं ना, और नो सॉल्यूशन का मतलब कि वो पैरेलल लाइंस। सो ये था जब एक लीनियर हो और दोनों लीनियर हो। अब हम एक केस लेते हैं जिसमें हमारे पास दोनों क्या हो, एक लीनियर हो लेकिन दूसरी क्या हो, नॉन लीनियर हो। तो अब हम ये वाली केस करते हैं कि हमारे पास क्या हो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस ही हो लेकिन एक लीनियर हो, दूसरी साइमल्टेनियस एक लीनियर हो और दूसरी नॉन लीनियर हो। है, इनके वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं आपके साथ वो शीट शेयर कर दूंगा। नॉन लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स, टू अननोन्स, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है। अब ये कह रहा है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, सॉल्व द
सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक इक्वेशन उन्हें दी हुई है वाई स्क्वायर, दूसरी दी हुई है 2x+3 और इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 है और दूसरी उन्होंने दी है 2x+y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2। अच्छा, अब इसके अंदर ना सिर्फ एक ही मेथड हम यूज़ करते हैं जब ये एक लीनियर और एक नॉन लीनियर हो ना, एक ही मेथड यूज़ करेंगे जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी लीनियर से वैल्यू निकाल के उसमें पुट करो। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम 2, यहाँ देखो 2x का वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल के पुट करूँ तो ये एक ही वेरिएबल में बचेगा। तो 2 से मैं 2x का वैल्यू निकालूँ तो 1 - y बनेगा। इनको मैं दूंगा नंबर 3। यानी जब भी एक लीनियर एक नॉन लीनियर हो तो आप लीनियर से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें, दैट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा दिस वैल्यू इन 1। 1 में पुट करूँगा, ये वाई स्क्वायर ही रहेगा। 2x की जगह में रखूँगा 1 - y और +3 ऑलरेडी था, ये बनेगा 10। तो यू नो दिस इज वाई स्क्वायर और 1 + 3 क्या बनेगा, 4 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। और ये वाई स्क्वायर है, जब इनको आप परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व करोगे तो पहले का स्क्वायर इनका डबल, यू नो a - b होल स्क्वायर, हमने वो फार्मूला लगा दिया है। 4 का स्क्वायर 16 है, 2 4 ज़ार 8 और यहाँ पे माइनस थी, हमने यहाँ पे वाई दी और ये माइनस दी और ये वाई स्क्वायर और ये 10। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये बन गया 2y² और -8y, ये +16, ये 10 इधर आएगा तो -10। ये क्या बना, ये बना 2y² और -8y, 16 में से 10 तो ये बनेगा 6। अब देखें 2 सब में कॉमन है तो मैं कॉमन निकालूं ताकि और प्रॉब्लम इजी हो जाए। अब 2 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा और ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 4y3 और ये क्या बनेगा 0। और उनको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 0। देखो मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे प्लस है तो दोनों यहाँ तो नेगेटिव के बनेंगे, यहाँ दोनों पॉजिटिव के, लेकिन ये नेगेटिव है तो दोनों में नेगेटिव के बन रहा हूँ। 3 के फैक्टर से 1 और 3, तो मैंने 1 और 3 यहाँ पे लिखा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट y लिख रहा हूँ। सही है। तो ये क्या हुआ, y में निकालूं कॉमन तो y - 3, इनमें से 1 कॉमन निकालूं तो y - 3 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट बनी y - 3, दूसरी बनी y - 1 इज इक्वल टू 0। और दो प्रोडक्ट की ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट 0, इसका मतलब यहाँ तो पहले ब्रैकेट 0 है या दूसरी 0 है, तो ये बना y इज इक्वल टू 3 और ये बना y इज इक्वल टू 1। अब देखो y के हमारे पास दो वैल्यूज आ गए। अब ये मैं दोनों वैल्यूज इसमें पुट करूंगा तो x के भी कितने वैल्यूज आएंगे, दो आएंगे। किस इक्वेशन में, इस 3 में 2x इज इक्वल टू 1। लेट्स पुट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट y इज इक्वल 3 इन 3। तो वो था 2x = 1 - 3। 2x ये बनेगा -2, जब मैं डिवाइड करूंगा -2 को 2 के साथ तो x का वैल्यू आएगा -1। तो इस पे हमारे पास x का एक वैल्यू आ गया -1 और y का वैल्यू आ गया, तो एक ये सॉल्यूशन है हमारी इक्वेशन का। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पुट y इज इक्वल टू 1 इन 3, 1 था ना ये, हाँ 1 था, तो ये क्या बनेगा 2x = 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। और 2 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा और x का वैल्यू आएगा 0। इट मीन्स एक सॉल्यूशन है x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इनके दो सॉल्यूशंस आ गए, एक है 0, 1 और दूसरा है या तो ये सॉल्यूशन है या तो ये सॉल्यूशन है। और ग्राफिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मैंने इनका ग्राफ बना लिया है ऑलरेडी। यस, लीनियर और नॉन लीनियर का ग्राफ, आप ग्राफ में देखोगे ना तो वो वही सॉल्यूशंस है। लेकिन अब मैं थोड़ा इनको नीचे मूव करूँ तभी आपको नज़र आएगा, वरना ये विजिबल फिर से राइटिंग ना काटे। हाँ अब देखो, ये सॉल्यूशन था -1, 2, ये था 0, 1। मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन भी यहाँ पे लिखी, दूसरी भी लिखी।
तो जो ये पहली तो लीनियर है, डेफिनेटली उनका ग्राफ एक लाइन बनेगा रेड वाला, और ये ब्लू है तो ये एक जो है इलिप्स बनेगी यहाँ। हाँ, आपके पास ये इलिप्स बनी। तो ये दो जगहों पे ये कर्व है एक क्वाड्रेटिक, और इसको एक लाइन कट करे दो हिस्सों पे। पहला एक एक्स का वैल्यू होता है -1,3, दूसरी 0,1। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर सेम आ रहा था, ग्राफिकली भी सेम आ रहा था, तो हमने इनको वेरीफाई कर दिया। तो फाइनली समराइज जो हम करें, जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, मैं अब आपको थोड़ा सा समराइजली बता दूं। मुझे लगता है कि आज का लेक्चर STHP की लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन डोंट वरी, जितना समझ आया नहीं आया, इट्स ओके, जस्ट प्रैक्टिस। जो समझ आ रही हैं चीज़ें, इट विल बी ऑल फाइन, ओके। तो समरी में अगर बताऊं, तो हमने क्या डिस्कस किया? लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई, ये हमने डिस्कस किया। और दूसरा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने डिस्कस किया, और मेनली हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी जहन में रखते हुए कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमने डिस्कस किया। और तीसरी चीज़ ये कि हाउ टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं, टेनियस इक्वेशंस। लेकिन उनमें हमने दो जो है टाइप्स पढ़े थे ना। एक हमने उनको सॉल्व किया जिसमें दो टू लीनियर इक्वेशंस हों, यानी दो इक्वेशंस हों, लेकिन दोनों क्या हों, लीनियर इक्वेशंस हों, हमने उनको डील किया। और ग्राफिकली भी हमने उनको देखा, आल्सो सा ग्राफिकली, और ग्राफिकली हमने देखा कि भाई जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं ना, उनके जो ग्राफ्स होते हैं, वो तीन पॉसिबल बन सकते हैं। लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करे, यानी सिंगल सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो हमने उनको ग्राफिकली भी देखा। और दूसरा था कि एक लीनियर हो एंड लीनियर, और दूसरी क्या हो, नॉन लीनियर हो इक्वेशंस। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज लेक्चर। सो सी यू। अभी हम जो है आगे जो चीज़ें हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। थैंक यू।